ही जो है वो जारी है और बीते 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो भीषण बमबारी जो है वो की गई है और तायर, बालबेक और बेका इन तमाम इलाकों में लगातार बम जो हैं वो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से गिराए गए हैं। बेका में अगर हम बात करें तो 60 लोगों की मौत हुई है, वहीं 58 लोग घायल हुए हैं। तायरे की अगर मैं बात करूं तो 23 लोगों की मौत हुई है, 36 लोग घायल हुए हैं और मौत का कुल आंकड़ा जो है वो 2710 पर पहुंच चुका है। यानी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। और ऐसे में अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो और स्पष्ट कर दिया इजरायली डिफेंस फोर्स ने कि हिजबुल्लाह का चीफ कोई भी हो, हसन नसरल्ला, उसे एलिमिनेट किया गया, शफुद्दीन उसके बाद बना, उसे एलिमिनेट किया गया। और अब चूंकि नईम कासिम बना है तो चेतावनी जारी कर दी गई है इजराइल की तरफ से। यानी जो इजराइल की रणनीति नजर आती है वो स्पष्ट है कि हम दोबारा से हिजबुल्लाह के संगठन को खड़ा ही नहीं होने देंगे, हम किसी लीडर को ही नहीं टिकने देंगे जिससे एक बार फिर से जो नेटवर्क है वो बन सके। चंदन साहब, बिल्कुल ठीक है आपका विश्लेषण। अगर मान लो संकीर्ण दायरे में देखें तब तो ठीक है जो आप जो पॉलिसी बता रहे हैं इजराइल की। पर लंबे तौर पर देखिए कि इजराइल ने हासिल क्या किया है। अब तक 60,000 लोग मारे जा चुके हैं और जिन लोगों ने इजरायलियों को बंदी बनाया था वे आज तक नहीं पकड़े गए हैं। उनका वो जो अंडरग्राउंड नेटवर्क है जहां बंकर में ये लोग रहते हैं वो भी अभी तक पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हुआ है। तो जो मारे गए हैं लोग वो कौन हैं? वो एक तरीके से वहां की आम आवाम है। अब जो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का आप पोजीशन देखिए तो भारत सरकार का एकदम साफ मानना है, भले ही हम चैनल पे हम उन्हें आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, पर अगर मैं गलत नहीं हूं चंदन साहब तो भारत सरकार ने उनको ऑफिशियल रूप में अभी तक आतंकवादी नहीं माना है, क्योंकि करेक्ट वो सर। ये कह रहे हैं कि वो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका उन्हें अधिकार है। एक जो अपडेट्स जो अभी आपने दिया है उसके संदर्भ में मैं छोटा सा उसमें एड ऑन कर लेता हूं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस वहां जा रही है ग्राउंड पे। पर क्योंकि जहां साउथ लेबनान में वे आगे बढ़ रही है वहां ग्राउंड लेवल पर वहां लोगों का सपोर्ट नहीं है, इसलिए जिस गति से उनको बढ़ना चाहिए था, या ये कह रहे थे कि हम बेरूत तक पहुंच जाएंगे, वैसा उस गति से नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के उनका ये जो सारा पूरा सब कुछ चल रहा है वो एक तरफा चल रहा है। और बड़े तौर पर अगर हम इन छोटे से मान लो जो अभी का हम उनको विश्लेषण को छोड़ दें और फ्यूचर को देखें तो इसके पीछे दरअसल उस एरिया के रिसोर्सेज हैं जिस पर अमेरिका और उसका पूरा दल कब्जा करना चाहता है। और इसको मैं बड़े पैमाने पे देखता हूं कि भारत क्या चाहता है। भारत अभी सोच रहा है वह किसी भी गुट का सदस्य नहीं है। चाइना और रशिया वह चाहते हैं कि जो अमेरिका और जो वेस्टर्न फोर्सेस है, खासकर नेटो कंट्रीज, वो इस तरफ आगे ना बढ़े। तो बड़े तौर पर ये केवल मोहरे हैं हिजबुल्लाह वगैरह, और इसराइल का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि हमेशा से ही उस लैंड में जो इसराइल को वो रखा गया जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद के दिनों से ही। तो उसके पीछे मकसद यही था कि जो यूरो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको एक ऐसा मजबूत साथी मिल जाए जो वहां उस एरिया में तबाही मचाता रहे। आप देखिए कि अमेरिका के 800 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं और उसी के जरिए वह पूरे दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। तो यह तरीके से कोल्ड वॉर में जो एक तरीके से ठंडापन था वह वापस जग गया है। और आप देखें कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले की जो हालात थे कुछ कुछ उसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ विश्व नजर आ रहा है। तो ये काफी खतरनाक है। अब मैं उन पे आता हूं कि ये जो नए चीफ हैं उनका नईम कासिम साहब। तो जो नईम कासिम है वो मूलतः एक साइंस ग्रेजुएट हैं और उनकी विचारधारा बहुत ही खतरनाक है जो मुझे लगता है कि विश्व शांति के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जब साउथ लेबनान के प्रोग्रेस के लिए जब फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई तो उन्होंने मना कर दिया। और ये बात कही थी उन्होंने जब उनकी किताब का 8th एडिशन लॉन्च हुआ था, ये 2011 के आसपास की बात रही होगी, हालांकि कभी काफी एक डिकेड पीछे की बात है। पर उस समय उनके जो विचार थे वे काफी खतरनाक थे। वो कह रहे हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो यह कहना कि जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस की आक्रामक कार्रवाइयों से ये लोग डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये एक तरीके से सर पर कफन बांधकर खड़े हैं। और एक तीसरा मैं थोड़ा सा ये करेक्ट कर देना चाहता हूं कि वो कहाँ अभी लेबनान में है या ईरान में है पता नहीं है। मेरा मेरा जहां तक मानना है मुझे लगता है कि वो ईरान में होंगे और सारी जो चीजें हैं
वो वहीं से गाइडेड हो रही होगी। चंदन ईरान तो वो साहब। निकल गए थे, ये जानकारी सामने आई थी। लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों को मैं बता दूं, जहां इजराइल ने लेबनान पर भीषण हमला किया है और हवाई हमले से लेबनान के बड़े शहर दहल उठे हैं। हमले के बाद चारों तरफ अफरा तफरी रही है और कई इलाकों में हमले के बाद चीख पुकार मचती हुई नजर आई है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से अभी भी ग्राउंड ऑपरेशंस और हवाई हमले जारी हैं। इन सब के बीच लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। नाकुरा, कफ्र, मिस्दुल, सेलमीन, कफ्र किला, तायरो, सिदोन, बेरूत, बालबेक, इन तमाम जगहों पर लगातार इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। इन तमाम जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। वहीं लेबनान पर होगा यूएस का नियंत्रण। लेबनान पर क्या अमेरिका का नियंत्रण होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल ने लेबनान सरकार से बातचीत शुरू की है। नेतन्याहू ने युद्ध विराम का ऑफर दिया है। जमीन, समंदर और आसमान में घेराबंदी इजराइल नहीं अमेरिका करेगा, ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। मेजर जनरल अनुज माथुर सर, सवाल यह है कि जिस तरीके से परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, हमास से तो इजराइल अभी तक लगातार जंग लड़ रहा है और नेतन्याहू ने दो टूक कहा है, जब तक हमारे तमाम बंधक वापस नहीं आएंगे तब तक युद्ध जो है चलता रहेगा। लेकिन हिजबुल्लाह से नेतन्याहू युद्ध विराम को लेकर सोच रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि इजराइल की सरकार और हिजबुल्लाह और जो लेबनान की सरकार है उनके बीच बातचीत जो है शुरू हो गया और इसमें अमेरिका का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। किस तरीके से, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा और फिर यही सवाल जो है वो अरविंद सर से भी मैं पूछूंगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जहां तक अमेरिका का सवाल, ये थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। क्या है कि अब इजराइल का ये तरीका होना होगा कि वो किसी ना किसी प्रकार से कि जो लेबनान की सरकार है और जो लेबनान की सेना है, जो लेबनान की अपनी आर्म्ड फोर्सेस है, उनको और हिजबुल्लाह को अलग अलग किसी प्रकार से करे। देखिए, हिजबुल्लाह की लीडरशिप को बहुत आघात लगा है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हिजबुल्लाह के लड़ने की काबिलियत को बहुत आघात लगा है। जो उनका मिसाइल्स का, रॉकेट्स का जखीरा था, वो लगभग 70 से 80% तबाह हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है और मेरा ये मानना है कि जो जीत की हम बात करते हैं लड़ाई के अंदर, वो जीत सिर्फ कहां पर आप जाकर के पहुंच गए और कहां नहीं पहुंच गए उससे नहीं है, आप लड़ने की क्षमता को किस प्रकार से टेंट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज होती है लड़ाई में, खास करके जब आप कॉन्टैक्ट वॉरफेयर नहीं कर रहे हैं। अब प्रश्न अमेरिका का है। देखिए, अमेरिका की मिडिल ईस्ट में, मेडिटेरेनियन सी में और अरेबियन सी में बहुत जबरदस्त मौजूदगी है। उनके 19 जगहों पर मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेसिस हैं और अमेरिका का एक बहुत बड़ा जाल जो है वो मिडिल ईस्ट में बना हुआ है। और मेरे को नहीं लगता अब रशिया और चाइना का इंटरेस्ट सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरह से वो अपनी वहां पर मौजूदगी बढ़ाएं, चाहे वो साइप्रस हो, चाहे वो जिबूती हो, या हर प्रकार से चीन वहां प्रयास कर रहा है, ईरान के साथ मिलाप करने का प्रयास कर रहा है, क्रिक बनाया है उन्होंने, चाइना, रशिया, ईरान और कोरिया। तो ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए खेल बड़ा है, ये सुपर पावर राइवलरी है। ये हिजबुल्लाह तो मोहरे का भी मोहरा है, छोटा प्यादा, क्योंकि उनको तो सिर्फ ये कर दिया है कि भाई आपको झोंक दिया गया है इस लड़ाई। तो मेरा ये मानना है कि ये धीरे धीरे 1701 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके 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 थ्रू ये हिजबुल्लाह को डिसआर्म करवाएंगे। ये अपना ब्लू लाइन तक उन्होंने फिजिकल ऑक्यूपेशन हो गया है इजराइल का, वो बफर जोन 7-8 किलोमीटर का उसके बीच में बनाएंगे और तब कहीं जाकर के बातचीत होगी। अब ये दबाव न केवल यूएस की तरफ से लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये लेबनीज आर्मी चीफ की जॉर्डन विजिट और अरब देशों के साथ उसके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा। और मुझे लगता है मतलब कि जो हाल हमास का हुआ है लगभग वही हाल इनका, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी चीज होती है चंदन, उसको बोलते हैं रेजिडुअल कॉम्बैट पावर। आपके पास कितनी कॉम्बैट पावर बची है? जो हमास के पास 10% रेजिडुअल कॉम्बैट, तो उनके पास हैं 4 रॉकेट, वो भी मारेंगे, कहीं ना कहीं तो लड़ाई तो कर ही रहे हैं वो, उनके लोग मर रहे हैं। उसी प्रकार से हिजबुल्लाह की ताकत बहुत कम हो गई है। ईरान डायरेक्टली वॉर में उतरना नहीं चाहता है, बिल्कुल। और ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, जहां ईरानी डिफेंस सिस्टम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ईरान के पास डिफेंस सिस्टम की भारी कमी है। इजरायली हमले में 4 S-300 तबाह हुए हैं, ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने आई है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स
की तरफ से हमला किया गया था ईरान पर और इसमें ईरान का जो सुरक्षा कवच है उसे तबाह किया गया। 4 S-300 डिफेंस सिस्टम की बैटरी जो है तबाह की गई। इस्लाम शहर एरिया में डिफेंस साइट को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा बिजार एयर डिफेंस साइट में तबाही हुई। खमैनी एयर डिफेंस पोजीशन को नुकसान हुआ। अब्दान ऑयल कॉम्प्लेक्स डिफेंस साइट को भी इसमें नुकसान हुआ है। और इजराइल की तरफ से ये पिन पॉइंटेड अटैक था जिसमें निशाना जो है वो तमाम उन ठिकानों को बनाया गया था जहां से जो ईरान है वो उसके ऊपर हमले की प्लानिंग करता है, अपने हथियारों को रखता है। अरविंद सिंह सर, सवाल ये है कि जो अब परिस्थितियां नजर आ रही है जहां इजराइल एक 2 फ्रंट वॉर तो लड़ रहा है साफ तौर पर, लेकिन जहां हमने देखा कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि इस्माइल हानिया या फिर याह्या सिनवार दोनों की मौत के बाद इजराइल जो है वो इस बात पर तैयार हो कि वो हमले कुछ दिन के लिए रोके ताकि एक नेगोशिएशन हो सके और जो बंधक हैं वो वापस आ सके, क्योंकि अमेरिका की सरकार पर भी बहुत भारी दबाव था इस बात को लेकर कि जो हमास के साथ जंग चल रही है उसको किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन नेतन्याहू उसके लिए नहीं माने। अब हिजबुल्लाह के साथ युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में जब युद्ध विराम को लेकर चर्चाएं हो रही है तो इसमें अमेरिका का रोल आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए चंदन साहब, इसके पीछे गहरी नीति को समझना जरूरी होगा। और अमेरिका अभी जिस नीति पर चल रहा है उसको पुचकारना और पीटने की नीति बोलते हैं। अंदर से वो चाहता है कि पिटाई जारी रहे, पर बीच बीच में पुचकारना इसलिए जरूरी है ताकि जो भीड़ है जो पीटने वाले को देख रही है वो ये कहे कि ये उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वास्तविकता यह है कि अगर यह इस पूरे युद्ध भूमि को अमेरिका अगर छोड़ दें तो इस युद्ध को लगभग 1 महीना चलाना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। और अगर इजराइल के अंदर अगर वहां के थिंक टैंक्स या एक कुछ इजराइल के एक यूनिवर्सिटी का सर्वे है कि अगर मान लो अमेरिका हमारे साथ नहीं होता है तो क्या युद्ध जारी रहना चाहिए या कि क्या आप इस युद्ध के पक्ष में हैं, तो वहां की लगभग 80% आवाम ने बोला है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से हमें अंदाजा लग गया होगा कि क्या हो रहा है। पर इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज एड ऑन करने जा रहा हूं वो है इजराइल की और अमेरिका की जनता, जो कि बहुत ही शिक्षित मानी गई है और किसी भी एक सफल डेमोक्रेसी के लिए वहां की जनता का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। तो वहां के लोगों से अगर पूछे कि क्या आप लोग युद्ध चाहते हैं तो वो बिल्कुल मना कर देंगे कि ये जो सब हो रहा है वो वहां के जो खासकर कॉर्पोरेट्स हैं, जो पूंजीपति है, वो अपने फायदे की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी ये लड़ाई इसलिए अमेरिका की और इजराइल की आम आवाम है वो ये सब युद्ध को नहीं चाहती है, वो उसको काफी विनाशकारी मानती है। और इसीलिए जो अमेरिकन इलेक्शंस हुए थे उससे ठीक पहले एकदम ये युद्ध धीमा हो गया था, क्योंकि अमेरिका के जो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं बिल्कुल, और इसका असर अमेरिका के चुनाव पर जो है वो साफ तौर पर नजर भी आया। चुनाव प्रचार के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे परिस्थितियों को लेकर जो बाइडेन कमला हैरिस पर कई बार निशाना भी साधा, लेकिन इन सबके बीच इजरायली हमलों से ईरान जो है वो सहम गया है और इसीलिए अब अपने रक्षा बजट को बड़ा करने का उसने ऐलान कर दिया है। सेना का बजट ईरान जो है वो बढ़ाएगा और ईरान अपने सैन्य बजट में 200% तक का इजाफा जो है वो कर सकता है। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो लगातार हमले जारी हैं इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से, हमास पर हमले जो है वो किए जा रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि बड़ी जंग की तैयारी में अब ईरान नजर आ रहा है। ईरान अपने सैन्य बजट को 200% तक बढ़ाएगा। इजरायली हमले के बाद सैन्य बजट बढ़ाने पर जोर है। ईरान का मौजूदा रक्षा बजट $17 बिलियन का है और साथ ही साथ डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए अब ज्यादा खर्च किया जाएगा, क्योंकि इजराइल ने जैसा हमला बोला ऐसे में इजराइल को बड़ा नुकसान जो है वो ईरान की तरफ से पहुंचाने की जहां एक तरफ कोशिश की जा रही थी, तो वहीं इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया ईरान पर उसमें तमाम महत्वपूर्ण जो ठिकाने हैं उन सभी को नुकसान पहुंचाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सर आपका और माथुर सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और